Amok sir, am I audible? Hello, Amok sir. Hello, Amok sir. Hello, hello. हल- हेलो, हेलो, अमोक सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ पुनीत हेलो, बोलिए। अमोक सर। हाँ सर। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, थोड़ा अगर आप पीपीटी अपना शेयर करें तो या आई गेस। एक मिनट। हाँ पुनीत विजिबल है पीपीटी? इट इज गेटिंग, या सर, नाउ इट्स विजिबल। ओके, ग्रेट ग्रेट।
हमारे सारे दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। सारे दर्शकों से मेरी यही विनती रहेगी कि हम थोड़ा 5 मिनट का समय और लेते हैं, ताकि जो और भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं उन्हें भी समय मिले। तो हम 5 से 10 मिनट का और वक्त लेते हैं और एग्जैक्ट 3:05 पर हम आज का जो अपना सेशन है उसे हम शुरू करेंगे। तो बस आपसे ये अनुरोध रहेगा कि आप हाँ हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स का मैं स्वागत करता हूं और मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स से यही अनुरोध करता हूं कि हम 5 मिनट का टाइम और लेंगे आज के वेबिनार को शुरू करने में, ताकि जो और भी लोग हमारे साथ जो जुड़ना चाह रहे हैं उन्हें भी बराबर का अवसर मिले और कहीं उनसे भी कुछ छूट ना जाए। तो हम ठीक 3:05 पर आज का जो हमारा वेबिनार है उसको कमेंस करेंगे।
अमोक सर। हेलो। हेलो। यस पुनीत बोलिए। जी सर, तो मेरे ख्याल से अगर आप कहें तो अभी हम अपना जो वेबिनार है आज का उसको कमेंस कर सकते हैं। श्योर श्योर पुनीत, गो अहेड। या सो मैं अपने सारे दर्शकों का स्वागत करता हूं आज का जो हमारा वेबिनार है, जिसका जो अंडर इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत है, जो कि आज का हमारा विषय है कि अ होलिस्टिक व्यू ऑन ट्रेडिंग एग्री कमोडिटीज कमोडिटी इंडाइसेस। तो बेसिकली सबसे पहले मैं अपना एक परिचय दे दूं हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को। मेरा नाम पुनीत छबीले है। मैं एनसीडीएक्स के लिए बिजनेस डेवलपमेंट का काम देखता हूं इंदौर लोकेशन पे। एंड आज हमारे साथ जो स्पीकर हैं वो मिस्टर अमोघ घोषतकर हैं, जिन्हें 10 साल से भी ज़्यादा इंडस्ट्री का और इंडस्ट्री में ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है। 250 से ज़्यादा लिटरेसी ट्रेनिंग प्रोग्राम उन्होंने कंडक्ट करे हैं, और वो भी अलग अलग जगहों पर, जैसे महाराष्ट्र है, एमपी है, और बहुत सारे राज्य हैं। जहाँ तक और बात करें उनके बारे में, तो ही इज़ वन ऑफ द रिनाउंड ट्रेनर्स फॉर कमोडिटी डेरिवेटिव्स awareness program, which is being conducted by SEBI, Securities and Exchange Board of India, which is a regulator for all the exchanges. तो एक थोड़ा सा मैं यहाँ पर अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को ब्रीफ देना चाहूँगा आज के हमारे वेबिनार के बारे में, कि आज का जो वेबिनार रहेगा वो ऑडियो और वीडियो मोड में रहेगा, जहाँ पर आप देख और सुन पाएंगे। यदि आपके कोई प्रश्न आते हैं इस पूरे हमारे वेबिनार के दौरान, तो आप हमें चैट बॉक्स के में लिखकर भी हमें शेयर कर सकते हैं, या फिर वेबिनार के अंत में हमसे पूछ सकते हैं। अपने आप को आप अनम्यूट करें और हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के वेबिनार का जो टाइटल है हमारा, द होलिस्टिक व्यू ऑन ट्रेडिंग एग्री कमोडिटीज कमोडिटी इंडाइसेस, तो उसके ऊपर भी मैं ब्रीफ देना चाहूंगा। बेसिकली एनसीडीएक्स, नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, ये एक एक्सचेंज है, ये एक मार्केट प्लेस है, जहां पर जो डेरिवेटिव्स जो एक सेक्टर है उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं, जैसे ऑप्शंस, फ्यूचर्स, इंडेक्स, इस तरीके से यहाँ पर व्यापार होता है। तो हेजिंग के मैकेनिज्म से, और जो एग्री कमोडिटीज जो इतना बड़ा क्षेत्र है, जो हमारी पूरी जो इकोनॉमी है, जो एग्रेरियन इकोनॉमी है, उसको एक प्राइस रिस्क मैनेजमेंट या फिर रियल टाइम प्राइस डिस्कवरी, ये जो दो मुख्य मोटिव हैं, उसको साकार करती है एनसीडीएक्स। और इसी के साथ साथ कि कमोडिटी इंडाइसेस, इंडेक्स एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है डेरिवेटिव्स मार्केट में। तो उसके बारे में आज हम थोड़ा जानेंगे हमारे स्पीकर से, मिस्टर अमोक सर से। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मिस्टर अमोक सर को। अमोक सर प्लीज़ आएँ, और हमारे सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इस बारे में आप डिटेल दें। ओके पुनीत, थैंक यू। तो सभी का सबसे पहले सबका सभी का धन्यवाद कि आप लोग ये प्रोग्राम में ज्वाइन हुए हैं, वेबिनार में। और आपके जो भी प्रश्न होंगे, जैसा पुनीत ने कहा है कि आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो,
लेकिन इसके जो जवाब है, इसके जो आंसर्स है, वो हम लास्ट में आपको देंगे। सो पहले हम पूरा सेशन जो है, पूरा वेबिनार जो है वो कंडक्ट करेंगे, और उसके बाद में लास्ट में जो भी आपके सवाल होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, वो आप बीच बीच में अगर टाइप करना चाहो तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। और आपको अगर पूछना होगा तो आप लास्ट में, अंत में आपके जो भी सवाल है वो आप पूछ सकते हो, तभी हम उसका, पुनीत और मैं, हम उसका जवाब देंगे। सो सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा एनसीडेक्स के बारे में बताना चाहूंगा। तो एनसीडेक्स यानी कि नेशनल कमोडिटी और डेरिवेटिव्स एक्सचेंज जो है, उसकी जो एस्टैब्लिशमेंट है, स्थापना है, वो 2003 साल में की गई थी। इसकी हेड ऑफिस मुंबई में है, और ये सेबी यानी सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंतर्गत यानी रेगुलेटेड आता है। शेयर होल्डर्स की बात करें एनसीडेक्स में, तो सबसे बड़े जो या सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर जो है, वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो एनएससी है, और नाबार्ड जो नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में ये कमोडिटीज डेरिवेटिव्स जो एक्सचेंज है एनसीडेक्स, वो डील करता है, जिसमें फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो 24 अलग अलग कमोडिटीज में उपलब्ध है। ऑप्शंस की बात करें तो 7 अलग अलग कमोडिटीज में ऑप्शंस उपलब्ध है। और नए जो प्रोडक्ट्स अभी इसमें लॉन्च हुए हैं, जो कि इंडाइसिस है, इसमें भी आपको 3 अलग अलग इंडाइसिस में ट्रेडिंग करने की सहूलियत दी गई है। इसके बारे में आज हम डिटेल में जरूर बात करेंगे। मेंबर्स की बात करें तो 35 लाख से ज्यादा अप्रोक्सीमेटली क्लाइंट बेस है एनसीडेक्स का। 49,000 से ज्यादा टर्मिनल्स है, जो कि अलग अलग हजार से ज्यादा सेंटर्स पे उपलब्ध है। और वेयर हाउसेस की बात करें तो अराउंड 594 इनकी वेयर हाउसेस है। इंडाइसिस जो मैं अभी आपको बता रहा था, 3 मुख्य या मेन इंडाइसिस उपलब्ध है आपकी ट्रेडिंग के लिए। सबसे पहला जो है वो मई 2020 में लॉन्च किया गया, जो कि एग्रीडेक्स है। और फिर 2021 अगस्त में गोआरेक्स और सर्डेक्स, ये 2 इंडाइसिस लॉन्च किए गए। ये तीनों के बारे में हम विस्तार में या डिटेल में जरूर आज समझेंगे। आगे बात करें तो अगर कमोडिटी एक्सचेंजेस की बात करें तो कमोडिटी एक्सचेंजेस में आपको 19वीं 19 सेंचुरी से ट्रेडिंग शुरू की गई थी कमोडिटी मार्केट्स में। अगर बात करें तो इसमें सबसे पहली जो एक कॉटन ट्रेड एसोसिएशन लॉन्च की गई थी, जो कि बॉम्बे कॉटन ट्रेडिंग एसोसिएशन है, वो वन ऑफ द अर्लीस्ट फार्मर एसोसिएशंस या ट्रेडिंग एसोसिएशंस कहा जा सकता है इसको। ये अभी भी बॉम्बे में, अगर कॉटन ग्रीन स्टेशन किसी को पता होगा तो कॉटन ग्रीन स्टेशन है हार्बर लाइन पे, वहां पे अभी भी ये कॉटन ट्रेडिंग एसोसिएशन जो बॉम्बे कॉटन ट्रेडर्स एसोसिएशन, वो अभी भी कार्य कर रही है अपना। आगे बात करें तो 1910 से लेके 1930 तक अलग अलग कमोडिटीज में ट्रेडिंग शुरू की गई थी, जैसे कि ऑयल सीड्स है या रॉ जूट है। उसके बाद में 1953 में फॉरवर्ड्स मार्केट कमीशन की शुरुआत की गई, जो कि अर्लियर उसका रेगुलेटर हुआ करता था कमोडिटी मार्केट्स का। उसके बाद में बहुत से मार्केट में उतार चढ़ाव देखे गए, और 20th सेंचुरी के लास्ट पार्ट में अप्रोक्सीमेटली 70 से लेकर इसमें एक कहीं पे वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा दिखाई दी, होर्डिंग के कोई किस्से भी सामने आए, इसीलिए ट्रेडिंग पे यानी कि कमोडिटी मार्केट्स की ट्रेडिंग पे बैन लगा दिया गया था। इसके बाद में कई कमिटीज, जो कि 2 मुख्य कमिटीज की बात करें तो खुसरो कमेटी और काबरा कमेटी की स्थापना की गई थी, जिन्होंने अलग अलग अपनी जो रिकमेंडेशंस दी थी, या वर्किंग कमेटी भी थी, इनके रिकमेंडेशन से धीरे धीरे 2001 तक और 2001 से अलग अलग कमोडिटीज को ओपन किया गया, और सभी कमोडिटीज को धीरे धीरे करके कमोडिटी मार्केट्स में वापस लाया गया ट्रेडिंग के लिए। 2003 में 3 नेशनल लेवल कमोडिटी एक्सचेंजेस की स्थापना की गई। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉरवर्ड्स मार्केट कमीशन जो अर्लियर रेगुलेटर था, पहले कमोडिटी मार्केट्स का रेगुलेटर हुआ करता था, उसका सितंबर 2015 में सेबी में विलीनीकरण किया गया, यानी कि मर्जर किया गया। इसके आगे बात करें तो जो कमोडिटी मार्केट्स है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे आता है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है। इसके बाद में उसके नीचे इसका रेगुलेटर है मार्केट का, जो कि सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। और इसके नीचे सभी नेशनल लेवल जो एक्सचेंजेस है वो आती है, जैसे कि एनसीडेक्स है, एमसीएक्स है, आईसेक्स है, एनएससी है या बीएससी है। अलग अलग कमोडिटीज की बात करें तो पूरी मार्केट में अगर हम देखें तो 91 से ज्यादा कमोडिटीज अप्रोक्सीमेटली डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेडिंग की जाती है। जैसा मैंने आपको बताया, सितंबर 2015 में सेबी ने
टेक ओवर किया एज द रेगुलेटर ऑफ द कमोडिटी मार्केट्स। एफएमसी का मर्जर सेबी में किया गया। फिर जून 2017 में सेबी ने ऑप्शंस ये प्रोडक्ट को भी कमोडिटी मार्केट्स में शुरू करने की परमिशन दी। उसके बाद में एआईव्स की जो कैटेगरी 3 थी उसको भी मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए परमिशन दी गई। आगे जाके सितंबर 2017 में जो इक्विटी और कमोडिटी आर्म्स थे ब्रोकिंग के उनको भी इंटीग्रेट करने की परमिशन दी गई सेबी द्वारा। फिर बैंक की जो सब्सिडियरीज थी जो पहले कमोडिटी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की उनको ये नहीं था, परमिशन नहीं था, उनको भी परमिशन दिया गया। और फिर बैंक्स को मार्केट में जो कमोडिटी मार्केट्स है उसमें एक प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर करके अपना जो रोल है वो परफॉर्म करने की भी परमिशन दी गई। अगर सितंबर 2018 की बात करें, 2018 की बात करें, तो एफपीआईज को भी अपनी पोजीशंस जो है वो हेज करने के लिए यानी कि अपनी रिस्क मिनिमाइज करने के लिए भी एक्सपोजर लेने की परमिशन दी गई कमोडिटी मार्केट्स के द्वारा। 19 मार्च 2019 की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है उनको भी पार्टिसिपेट करने को दिया गया कमोडिटी मार्केट्स में, कमोडिटी डेरिवेटिव्स में। और जून 2019 में सेबी द्वारा सबसे पहले कमोडिटी इंडाइसेस को लॉन्च करने की परमिशन दी गई और उसके साथ ही एग्रीडेक्स जो प्राइमरी इंडेक्स है, एक कंपोजिट इंडेक्स है एनसीडेक्स पर, उसका स्थापना, उसकी जो शुरुआत है वो जून 2019 में परमिशन मिलने के बाद धीरे धीरे वो उसकी तरफ हम बढ़कर उसकी लॉन्च बाद में की गई। सो इस तरह से मार्केट का थोड़ा हम देखिए तो धीरे धीरे करके अलग अलग पार्टिसिपेंट्स को मार्केट में परमिशन दी गई है पार्टिसिपेट करने की, सो दैट ज्यादा पार्टिसिपेंट्स की वजह से इस मार्केट की जो लिक्विडिटी है वो भी बढ़ सके। अगर ओवरऑल एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चरल सेक्टर अगर हम देखें तो 2018 में 283.68 बिलियन का ये जो मार्केट था वो बढ़कर 267.9 ऐसा थोड़ा 2019 में घट गया था। और उसके बाद में वापस 2020 में 276.37 यूएसडी बिलियन इतना मार्केट बढ़ा है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर। सो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो सेक्टर्स हैं उसका ये ओवरऑल रेवेन्यू। अगर आगे तो और दो अभी का क्रॉपिंग जो है वो 2000 के हिसाब से अगर हम देखें तो ये है। एक मिनट मैं वापस एक बार शेयर करता हूं। ओके, सो अगर इस दौरान बात करें तो रबी सीजन जो है वो रबी सीजन में अलग अलग प्रकार की कमोडिटीज को उगाया जाता है, जैसे कि वीट है, गेहूं है, पल्सेस है, ऑयल सीड्स है, सीरियल्स है और राइस है। सो इसमें अगर हम सबसे ज्यादा देखें तो वीट की सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन इसमें दिखती है, उसके पीछे ही आपको पल्सेस दिखते हैं, फिर ऑयल सीड्स, सीरियल्स और फिर राइस। सो ऐसे इस प्रकार से हम देखें तो ये सभी जो कमोडिटीज है या ये सभी जो क्रॉप्स है वो रबी पैटर्न में या क्रॉपिंग पैटर्न में दिखाई देते हैं। अगर खरीफ की बात करें, खरीफ सीजन या क्रॉपिंग पैटर्न की बात करें तो सबसे ज्यादा इसमें भी अगर हम देखें तो राइस है। और जैसे आपको भी पता है कि चावल, राइस और गेहूं, वीट, ये हमारे सर, स्टेपल सो फूड के सॉरी टू आइटम्स है या इंटरप्ट यू। स्टेपल फूड हमारे कमोडिटीज है जो हम रोज, चावल और रोटी हो, चावल या चपाती हो, ये तो कंटिन्यूअसली हम हमारी हेलो अमोक इंडियन सर। भारतीय डाइट में होता ही है। और हेलो। इसके वजह से इसमें ही आपको सबसे ज्यादा कवरेज दिखता है, जैसे कि रबी में वीट था और अभी राइस हमें खरीफ में दिख रहा है। उसके पीछे ही आपको पल्सेस, सीरियल्स, ऑयल सीड, शुगर केन और कॉटन, ये सभी भी आपको खरीफ पैटर्न में दिखाई देते हैं। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो 2018 और 2019 में अप्रोक्सीमेटली एक 38 पॉइंट समथिंग यूएसडी बिलियन अपना जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स था भारत से वो हो रहा था। उसके बाद में थोड़ा घटकर 2020 में, क्योंकि कोविड का इंपैक्ट मार्केट पे दिखाई दिया था, और वापस अभी 2021 के फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा बढ़कर वापस 41.25 यूएसडी बिलियन के अराउंड अभी दिख रहा है। ये डेटा हम फरवरी 2021 तक का देख रहे हैं 21 साल के लिए। अगर दूसरी जगह हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो कौन से कमोडिटीज का या कौन से प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट्स भारत से सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा जो भारत एक्सपोर्ट करता है वो है राइस।
और उसके पीछे ही आपको मरीन प्रोडक्ट्स, स्पाइसेस, मीट, शुगर, कॉटन और ऑयल मिल्स, ये सभी आपको प्रोडक्ट्स दिखाई देते हैं। सो ये एक कॉम्पोजिशन है, ये एक आइडिया देने के लिए आपको मैंने स्लाइड दिखाई थी कि भारत का अगर इकोनॉमी हम देखें, भारत की इकोनॉमी अगर हम देखें तो उसमें एग्रीकल्चर का कितना महत्व है, या एग्रीकल्चर और उससे जो जुड़े सेक्टर्स है उसका कितना महत्व है। अभी हम आगे जाते हैं और देखते हैं कि एनसीडेक्स में कौन कौन से प्रकार के आपको कमोडिटीज ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध है। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, 6 अलग अलग जो कैटेगरीज है उसमें 24 अलग अलग प्रोडक्ट्स आपके लिए उपलब्ध कराए गए हैं, जो आप जिन कमोडिटीज में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। सो जो अगर कैटेगरीज की बात करें तो सीरियल्स और पल्सेस पहली कैटेगरी है, फिर स्पाइसेस है, फाइबर्स है, गोआर कॉम्प्लेक्स है जिसके बारे में हम गोआरएक्स में बात करेंगे, ऑयल और ऑयल सीड्स है, मेटल्स है, और सबसे जो लेटेस्ट इसमें 7वीं कैटेगरी जो ऐड की गई है वो है इंडाइसिस, जिसके ऊपर आज हम डिटेल में हमारे सेशन में बात करेंगे। अलग अलग अगर प्रोडक्ट्स देखे या कॉन्ट्रैक्ट्स देखे तो 24 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स उपलब्ध है कमोडिटीज में एनसीडेक्स पर। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स देखे तो 7 अलग कमोडिटीज में उपलब्ध है, और इंडाइसिस है 3 अलग अलग। हम कमोडिटी इंडाइसिस के बारे में आज समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे आज के सेशन में। तो एक आइडिया लेने की कोशिश हम करते हैं कि कौन से कमोडिटी इंडाइसिस आपके लिए एनसीडेक्स ला चुका है। सबसे पहले जो कमोडिटी इंडेक्स लॉन्च किया गया है वो है एग्रीडेक्स। इसके बाद जो दूसरा लॉन्च किया गया था वो है गवारेक्स, और तीसरा जो लेटेस्ट लॉन्च किया गया है वो है सोएडेक्स यानी कि सोए इंडेक्स। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एग्रीडेक्स से। एग्रीडेक्स ये भारत का सबसे पहला रिटर्न बेस्ड एग्रीकल्चरल फ्यूचर्स इंडेक्स है, जो कि 10 अलग अलग लिक्विड कमोडिटीज में एनसीडेक्स प्लेटफॉर्म पे ट्रेड किया जा सकता है। कौन सी ये 10 कमोडिटीज है, अगर आप नाम अगर सिर्फ एक नजर डालें नामों पर, तो ये सभी कमोडिटीज हमारे रोज के सेवन में, रोज के डाइट में हम कंटिन्यूअसली कंज्यूम कर रहे हैं। बहुत सी अलग अलग ये जो कमोडिटीज है, जैसे कि शुरू करें तो सोयाबीन है, चना है, मस्टर्ड सीड है जो कि राई अपन जिसे कहते हैं, गवार सीड है, कैस्टर सीड है, कॉटन है, सोया ऑयल है, गवार गम है, जीरा है और टर्मरिक है। यानी कि हल्दी है। ये अलग अलग जो कमोडिटीज है, इसमें से बहुत सी 10 में से ऑलमोस्ट 6 से 7 कमोडिटीज ऐसी हैं कि जिनका हम रोज के हमारे डाइट में या रोज के हमारे खाने में कहीं ना कहीं, या हमारे रोज के जीवन में कहीं ना कहीं इसका सेवन करते हैं, या हम इसका लाभ लेते हैं, हम उसे यूज करते हैं। इसका जो एडवांटेज आपको एग्रीडेक्स में मिलता है कि आप एक ही बार में ये 10 अलग अलग कमोडिटीज को ये पर्टिकुलर प्रपोर्शन के द्वारा आप इसमें ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट कर जाते हो, एक्सपोजर ले सकते हो एग्रीडेक्स के द्वारा। ये जो 10 कमोडिटीज और इसको जब कंपोजिशन है, ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए ऐसा रखा गया है। अगर हम इसी को खरीफ और रबी में डिवाइड करने की कोशिश करें तो पूरे एग्रीडेक्स में अगर हम देखें तो 63% ये खरीफ कमोडिटीज को रिप्रेजेंट करता है, और 37% ये रबी कमोडिटीज को या रबी क्रॉपिंग पैटर्न वाली कमोडिटीज को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम सेगमेंट की बात करें कि कमोडिटी का कौन सा सेगमेंट रिप्रेजेंट हो रहा है उसकी बात करें, तो सबसे बड़ा जो सेगमेंट है वो है ऑयल सीड्स और एडिबल ऑयल का, जो कि 49% है। गवार कॉम्प्लेक्स का यानी कि गवार सीड और गवार गम का 17% है। पल्सेस का 18%, 18%, स्पाइसेस 7%, और बाकी की जो कमोडिटीज है वो 9%। इस प्रकार से आपको एक सीजनल डाइवर्सिटी भी एग्रीडेक्स में दिखाई देती है, और दूसरी जगह अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट डाइवर्सिटी भी आपको यहाँ पे दिखती है। इस प्रकार से आप ये एग्रीडेक्स में अपना एक्सपोजर लेके आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो इसकी तरफ ले सकते हो। आगे की बात करें तो इसके फीचर्स क्या है, तो जैसा मैंने आपको बताया इसमें अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स मौजूद है, जो कि अलग अलग कमोडिटीज इसमें आपको दिखाई देती है। हर एक कमोडिटी को, जो 10 कमोडिटीज है इसमें, हर एक को अपना अपना वेट दिया गया है, और वो वेट सबसे ज्यादा और सबसे कम कितना हो सकता है इसकी भी एक मर्यादा, उसको लिमिट दी गई है। ज्यादा की जो मैक्सिमम है उसे कैप कहा जाता है, और जो कम से कम होना चाहिए उसे फ्लोर लिमिट या फ्लोर ऐसा कह सकते हैं। ये जो कमोडिटीज है ये हर एक साल बदली जा सकती है, और ये बैलेंसिंग रीबैलेंसिंग करने के लिए हर साल 1 अप्रैल को ये जो कैटेगरीज है या ये जो कमोडिटीज है उसे बदला जा सकता है। अभी हमने जो 10 कमोडिटीज देखी, जैसा मैंने आपको बताया, ये
फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए है। अगर रोल ओवर की बात करें तो एक्सपायरी मंथ में सबसे पहले जो 3 दिन होंगे उसमें आप आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप रोल ओवर भी कर सकते हो। और अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ऐसी दोनों ही कमोडिटीज यहाँ पे मौजूद है। सो अगर अपस्ट्रीम की बात करें तो ऊपर जो आगे वाली कमोडिटी होती है, और डाउनस्ट्रीम की बात करें तो नीचे वाली जो कमोडिटी होती है। सो इस प्रकार से दोनों ही कमोडिटीज अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम इसमें कंसिडर की गई है। अगर कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिकेशन की हम एग्रीडेक्स की बात करें तो कम से कम आपको एक लॉट जो मार्केट लॉट होगा उसमें 500 यूनिट आपको बाय या सेल करने होंगे। इसका जो सेटलमेंट मैकेनिज्म है वो कैश सेटलमेंट द्वारा किया जाएगा, यानी कि आपका जो भी प्रॉफिट होगा तो आपको वो पैसे मिलेंगे अकाउंट में, अगर लॉस होगा तो आपको पैसे देने होंगे। फिजिकल डिलीवरी आपको इस कमोडिटीज में नहीं मिलने वाली। अगर मैक्सिमम ऑर्डर साइज की बात करें तो 50 लॉट्स है, और टिक साइज की यानी कि प्राइस मूवमेंट की अगर बात करें तो 25 पैसे की ऊपर या नीचे की ओर आपको प्राइस मूवमेंट होते दिखाई दे सकती है। अगर हम ट्रेडिंग आवर्स की बात करें तो सुबह 9 बजे से लेके शाम रात को 9 बजे तक होगा, और फिलहाल अभी के टाइम पे 9 बजे से लेके सुबह शाम को 5 बजे तक इसकी ट्रेडिंग होती है। इसका जो सेटलमेंट है वो 5 बजे की जो भी इसकी प्राइस होती है एक्सपायरी डे पे, उसके हिसाब से वो सेटलमेंट प्राइस पकड़कर उसकी जो कैश सेटलमेंट है वो की जाती है। और अगर एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो लॉन्च कैलेंडर जब होता है तभी उस हिसाब से नंबर ऑफ एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स की कैलकुलेशन है वो की जाती है। सो इस प्रकार से अगर आपको इसमें कोई भी ट्रेडिंग करनी है तो आपको इनिशियल मार्जिन कम से कम एग्रीडेक्स में 6% का रखना होता है। सो इस तरह से आप एग्रीडेक्स में कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस ये जो है इनका इस्तेमाल करके आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर एग्रीडेक्स की परफॉर्मेंस देखें पिछले एक साल की अगर हम देखें तो 1 सितंबर 2020 से लेकर आपके सामने जो डेटा रखा गया है वो 13 सितंबर 21 तक 2021 तक रखा गया है। सो एक क्लियर आपको यहाँ पे एक अपवर्ड ट्रेंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पिछले साल से लेके इस साल तक बात करें तो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड आपको इसमें दिख रहा है। सो आपको एक अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि ये एक बहुत ही एक्टिव ऐसा या बहुत ही लिक्विड ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट है या इंडेक्स है जिसमें आप ट्रेडिंग करने की डेफिनेटली आप अगर सोचे तो आप इसमें कर सकते हो। अगर कोरिलेशन की बात करें तो एग्रीडेक्स का बाकी के इंडाइसेस के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो एग्रीडेक्स और निफ्टी में 0.25 टाइम्स का कोरिलेशन दिखता है पॉजिटिव, सेंसेक्स में 0.24 जो कि निफ्टी के बहुत करीब है, गोल्ड और सिल्वर में भी इसमें एक पॉजिटिव कोरिलेशन दिखता है जो कि 0.23 है। अगर दूसरी जगह अगर हम बात करें तो ये चारों का अगर हम बात करें तो पॉजिटिव कोरिलेशन होने की वजह से एग्रीडेक्स भी आप अपने ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो पोर्टफोलियो है उसमें आप यूज करके एक एडिशनल डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप ये एग्रीडेक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करें तो एनसीडेक्स की जो सेक्टोरल इंडाइसेस है वो प्राइस बेस्ड इंडाइसेस है, जो कि आपको एक एक्सपोजर अलग अलग सेक्टर में या अलग अलग कमोडिटीज में आपको एक एक्सपोजर लेने की आप इसके थ्रू कोशिश कर सकते हो। सो इन इंडाइसेस में भी आपको कंपोनेंट्स दिखेंगे जो कि अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे। हर एक कंपोनेंट को इसमें भी वैल्यू दी जाएगी, जैसे कि हमने एग्रीडेक्स में देखा है। इसमें भी रीबैलेंसिंग की जाएगी जो कि पहले दिन यानी कि 1 अप्रैल को इसकी रीबैलेंसिंग की जाएगी, और इसमें भी कैप यानी कि हायर साइड और फ्लोर यानी कि लोअर साइड परसेंटेज की रखी जाएगी, जहां पे कैप 70% का होगा, ज्यादा से ज्यादा उतना जा सकते हैं, और मिनिमम साइड में कम से कम 30% या 30 तक का होना चाहिए उसका वेटेज। सो इस तरह से आप इंडिविजुअल इंडाइसिस में यानी कि सेक्टोरल इंडाइसिस में भी आप जा सकते हो। सो ये इंडाइसिस कैसे प्लान की जाती है उसके स्टेप्स जो है वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले कमोडिटी सिलेक्शन का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उसके बाद में जो इनके वेट्स है वो डिसाइड किए जाते हैं उनके कैलकुलेशन के द्वारा, और फिर इंडेक्स वैल्यू की कैलकुलेशन की जाती है। सो कमोडिटी की जो सिलेक्शन है वो करने के लिए इनका क्राइटेरिया ऐसा है कि सबसे पहले तो ये सेक्टोरल इंडेक्स होने की वजह से ये कमोडिटीज जो ये सेक्टोरल इंडेक्स का जो भाग होते हैं वो एक ही सेक्टर से रिलेटेड होने चाहिए। अलग अलग सेक्टर्स के साथ में आप सेक्टोरल इंडाइसिस में नहीं ले सकते। दूसरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये कमोडिटीज जो आप इन इंडाइसिस में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे वो इंडेक्स में जो भी कमोडिटी होगी
वो कमोडिटी पिछले 12 महीनों तक, यानी पिछले एक साल में कम से कम 90% ऑफ द ट्रेडिंग डेज, मतलब 90%, 90% ऑफ द ट्रेडिंग डेज में ट्रेडिंग इसकी होनी जरूरी है। अगर वो ट्रेडिंग हुई है तो ही ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होता है, ऐसा हम समझ सकते हैं। और इसी तरह से तीसरा जो क्राइटेरिया है वो कि लास्ट एक साल में 365 डेज में इसकी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी पूरी तरीके से अवेलेबल होनी जरूरी है। अगर वो अवेलेबल नहीं होती है तो फिर तीसरा क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल नहीं होता। सो कोई भी कमोडिटी सिलेक्ट करने के लिए इंडेक्स में, सेक्टोरल इंडेक्स में, ये तीनों जो रूल्स है या ये तीनों जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पूरे होने या फुलफिल होने बहुत जरूरी है। अगर प्रोडक्शन वेट्स की बात करें तो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन को टोटल प्रोडक्शन वैल्यू सभी कमोडिटीज जो भी इंडेक्स में होंगी उससे डिवाइड किया जाता है। जहां पर वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन कैसे आता है, तो एवरेज प्राइस जो कमोडिटी होती है मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्शन ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 साल की प्रोडक्शन से उसे मल्टीप्लाई करके उसका जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन है वो फाइनली आता है, और उसके डिवाइड टोटल प्रोडक्शन वैल्यू से करके फिर प्रोडक्शन वेट आता है। अगर लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी वेट जो है वो ट्रेड वैल्यू को टोटल ट्रेड वैल्यू ऑफ ऑल कमोडिटी से डिवाइड करके लाया जाता है, जहां ट्रेड वैल्यू जो है वो करोड़ों में होता है। जो पिछले 12 सालों की जो टोटल वैल्यू है जो भी करोड़ में होगी उसे न्यूमरेटर रखकर उसके नीचे जो भी टोटल ट्रेड वैल्यू ऑफ ऑल द कमोडिटीज है उससे डिवाइड करके लिक्विडिटी वेट लाया जाता है। सो इस प्रकार से लिक्विडिटी वेट की कैलकुलेशन की जाती है। कमोडिटी इंडेक्स परसेंटेज की कैलकुलेशन अगर हम देखें, सीआईपी जिसे कहा जाता है, तो इसका फॉर्मूला है 0.5 इंटू द सीएलपी, यानी कि कमोडिटी लिक्विडिटी परसेंटेज, प्लस 0.5 इंटू द सीपीपी, यानी कि कमोडिटी प्रोडक्शन परसेंटेज। और इसमें भी 70% का कैप है, हाइयर साइड है, और 30% का फ्लोर है, यानी कि लोअर साइड रखी गई है। सो इस तरह से कमोडिटी इंडेक्स परसेंटेज की कैलकुलेशन की जाती है। तो अभी शायद आपको यह प्रश्न पड़ा होगा कि हम इंडेक्स में या इंडेक्स फ्यूचर्स में ट्रेडिंग क्यों करें, व्हाट इज द बेनिफिट, एडवांटेज क्या है, इसमें फायदा क्या है कि हम इंडिविजुअल कमोडिटीज में क्यों ना करें, इंडेक्स में ही क्यों करें। तो इंडिविजुअल कमोडिटीज में ना करें ऐसी तो कोई बात नहीं है, आप वो तो कर ही सकते हो, मगर उसके साथ ही साथ आप इंडेक्स में इसीलिए ट्रेड कर सकते हो। सबसे पहले तो इसका एडवांटेज है कि इसमें जो कॉस्ट है या इसमें जो भी ओवरऑल ब्रोकरेज है वो कम लगाई जाती है इंडेक्स फ्यूचर्स में। कैश सेटलमेंट के द्वारा इसकी सेटलमेंट होती है, तो आपको फिजिकल डिलीवरी लेने की कोई जरूरत नहीं है। मार्जिन भी इसमें कंपैरेटिवली कम लगाई जाती है। लॉट्स में आप ट्रेडिंग करते हो तो बहुत ही आसान तरीके से आप लॉट्स में बाइंग सेलिंग करके इसकी ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसा मैंने आपको बताया, कंपैरेटिवली बाकी के एसेट क्लासेस के साथ या इंडाइसेस के साथ इसकी कोरिलेशन देखिए तो कम है। जैसे कि हमने देखा था 0.25, 24, 23 है। सो पूरी 100% कोरिलेशन वहां पे आपको नहीं दिख रही। तो एक एडिशनल आपका एक एसेट क्लास एग्रीडेक्स के द्वारा आप बना सकते हो, या कोई भी दूसरे जो दो हम इंडेक्सेस बात करेंगे उनके द्वारा भी आप वो कर सकते हो। एक पर्टिकुलर सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इसीलिए आपको एक डायरेक्शनल इंडिकेटर मिल जाता है उस सेक्टर के लिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्टर आपको सेक्टोरल इंडाइसेस में रिप्रेजेंट करने को मिल सकता है। कैलेंडर स्प्रेड की बात करें, जो कि एक ही बार में दो अलग अलग सीरीज की पोजीशंस आप ले सकते हो, ये भी आपको इंडाइस या इंडेक्स फ्यूचर्स में आपको पॉसिबल है। और इसीलिए ये सभी कारणों की वजह से आपको एक ओवरऑल एडवांटेज मिल जाता है या ओवरऑल फायदा मिल जाता है कि आप इन कमोडिटी इंडाइसेस के द्वारा भी आपकी एक एक्सपोजर लेके आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर अभी बाकी के जो दो इंडाइसेस है उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले हम जैसे एग्रीडेक्स हमने देखा था जो कि एक कॉम्पोजिट इंडेक्स था, अभी हम सेक्टोरल इंडाइसेस के बारे में बात करेंगे। तो इसमें पहले हम बात करेंगे गवारेक्स के बारे में। सो गवारेक्स जो एक इंडेक्स है, वो इंडेक्स बेसिकली तीन अलग अलग सीरीज में आपको मिलता है, जो कि नियर सीरीज, मिड सीरीज और फार सीरीज में। अगर टिक साइज की यानी कि प्राइस मूवमेंट की बात करें तो ₹1 का प्राइस मूवमेंट ऊपर या नीचे दिखाई देता है। यूनिट ऑफ ट्रेडिंग देखें तो एक लॉट आपको 100 यूनिट का इसमें पड़ता है। और अगर ट्रेडिंग आवर्स की बात करें तो सोमवार से शुक्रवार तक, मंडे टू फ्राइडे, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ये ट्रेडिंग आप इस इंडेक्स में कर सकते हो।
अगर सेटलमेंट की बात करें तो इसमें भी आपको कैश सेटलमेंट दिखाई देगा, जो एक्सपायरी डे पे जो भी 5 बजे की शाम की प्राइस होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी जो सेटलमेंट है वो की जाएगी। और इसमें जो इनिशियल मार्जिन है जो एग्रीडेक्स में 6% का था, वो गवारेक्स में आपको 10% होते दिखाई देता है। अगर कंपोजिट इंडेक्स की बात करें यानी कंपोनेंट्स इसमें कौन है ये देखें, तो ये गवार इंडेक्स होने की वजह से इसमें दो मेजर इंडाइसेस रखे गए, दो मेजर सॉरी कमोडिटीज रखे गए हैं। सबसे पहला जो कि इसमें रॉ मटेरियल है वो है गवार सीड, जो 63% इसका वेट रखा गया है। और दूसरा जो इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट है वो है गवार गम, यानी इसका वेट जो है इसमें 37% का रखा गया है। सो इस तरह से ये दो कमोडिटीज आपको इस इंडेक्स में, एक ही सेक्टर की दो कमोडिटीज इसमें आपको दिखाई देंगी। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक साल का अगर हम अप्रैल 20 से लेके मार्च 21 तक का परफॉर्मेंस देखें तो इसमें आपको एक वोलेटिलिटी ट्रेंड दिखाई देता है। ओवरऑल वोलेटिलिटी भी बहुत से बार आपको अच्छी होते दिखाई देती है, बिकॉज उसके वजह से आपको एंट्री एग्जिट करने के बहुत अलग अलग पॉइंट्स या टाइम आपको उसमें मिल सकता है। अगर ओवरऑल इस इंडेक्स में क्यों इन्वेस्ट करना है या इस कमोडिटी में या सेक्टर में क्यों जाना है, इसकी बात करें तो सबसे पहले तो जो सबसे मेजॉरिटी पार्ट आता है वो है पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या। भारत की अगर हम बात करें तो 1950 से लेके अगर 2050 तक का अगर हम ट्रेंड देखें, अभी हम जो रिपोर्ट इसके लिए रेफर कर रहे हैं वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इसका जो एग्रीकल्चरल आउटलुक 2021 का रिपोर्ट है, इसके बेसिस पे हम ये चार्ट या ये डेटा ले रहे हैं, जिसमें कि आपको एक क्लियर अपवर्ड ट्रेंड एशिया में दिखाई देता है। और एशिया सबसे ऊपर होने के कारण या रीजन सबसे दो जो महत्वपूर्ण देश है वो है इंडिया और चाइना। और इसके वजह से आपको एक क्लियर अपवर्ड ट्रेंड पॉपुलेशन में दिखाई देता है। आगे हम अगर गुआर मार्केट की बात करें तो गवार मार्केट जो है उसका अगर ओवरऑल हम साइज देखें तो 2019 में इसकी साइज अप्रोक्सीमेटली, गवार गम के मार्केट की साइज अप्रोक्सीमेटली 864.96 मिलियन इतनी इसकी साइज थी। और ये आगे जाके 2025 तक यूएसडी 1.33 बिलियन तक जाएगा। अप्रोक्सीमेटली सीएजीआर 7.5% इसमें अज्यूम किया गया है 2019 से लेके 25 तक। ऐसा एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये 7.5% के सीएजीआर से बढ़ेगा। अगर गवार गम का यूज देखें कि ये कहां कहां पे यूज होता है, तो सबसे पहले तो चिपकाने के लिए जिसे जेलिंग कहा जाता है, इसमें गम की या गवार गम की इस्तेमाल होता है। इसके बाद थिकनिंग मार्केट में या थिकनिंग फंक्शन में यूज किया जाता है। और लुब्रिकेशन यानी कि जैसे हम तेल लगाते हैं या कोई भी ऑयलिंग करते हैं फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए, लुब्रिकेशन के लिए, वो भी इसका एक यूज है। अगर सेगमेंट की या इंडस्ट्रीज की बात करें तो पेपर मैन्युफैक्चरिंग में, ऑयल एंड गैस में, माइनिंग में और कॉस्मेटिक्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसकी यूज की जाती है। अगर ओवरऑल इस इंडस्ट्री की बात करें तो 2020 में जेलिंग फंक्शन जो था वो अप्रोक्सीमेटली 34.7% इसका हुआ करता था। और आगे जाके अगर राइट साइड का आप डेटा देख रहे हो जो कि डेटा इंटेलो ये सोर्स से लिया गया है, इसमें आपको ये जो सेक्टर है या जेलिंग का जो फंक्शन है वो अप्रोक्सीमेटली 50% से ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ऑफकोर्स एक अंदाजा लगाया गया है 2026 तक का, मगर इसके हिसाब से अगर देखें तो इसमें बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा है या आते दिखाई दे रहा है, ऐसा एक अंदाजा हम जरूर लगा सकते हैं। अगर थिकनिंग सेगमेंट की बात करें तो ये सबसे फास्ट, सबसे जल्दी बढ़ने वाला एक ओवरऑल फंक्शन दिखाई दे रहा है, जो कि 7.8% सीएजीआर से बढ़ता दिखाई दे रहा है। इंडस्ट्रियल गुआर गम की बात करें तो वो अप्रोक्सीमेटली 45% ऑफ द डिमांड वहां से आती है, इंडस्ट्रियल यूज से आती है। और अगर यूज का देखें तो जैसा मैंने आपको बताया अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है। फूड और बेवरेज इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे ज्यादा जो डिमांड है 2020 साल में वो अप्रोक्सीमेटली 183.7 मिलियन इतना फूड और बेवरेज इंडस्ट्री से भी गुआर गम के लिए आया था। अगर आगे देखें तो 2019 से 2026 तक का अगर डेटा हम देखें तो गवार गम का या गवार मार्केट का क्या महत्व है। सबसे पहले आपको यह समझना है कि एशिया पैसिफिक जो हमारा मार्केट है
जो कि इंडिया भी उसी का एक भाग है, सबसे पहले तो एशिया पैसिफिक मार्केट से इसकी कंजम्पशन बहुत होते दिखाई नहीं देती। सो कंजम्पशन या डिमांड यहां से नहीं आ रही है, मगर दूसरी ओर अगर देखें तो जो प्रोडक्शन है वो यहां से ही निकलती है। सो इंडिया की ही अगर हम बात करें तो पूरे दुनिया में जो भी गवार गम निकलता है या जो भी गवार सीड्स की प्रोडक्शन होती है उसमें से 80%, 80% ये भारत से निकलता है। और इसमें भी मुख्य 3 राज्य है जो कि राजस्थान, गुजरात और हरियाणा है। और गवार गम ये भारत से एक्सपोर्ट होने वाला सबसे महत्वपूर्ण, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट कमोडिटी है। सो जो कि मैक्सिमम एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें से एक महत्वपूर्ण जो कमोडिटी हम बात कर सकते हैं वो है गवार गम। सो एशिया पैसिफिक मार्केट की बात करें तो 2020 से 28 तक का अगर हम अंदाजा लगाए तो अप्रोक्सीमेटली 8.3 के सीएजीआर से ये मार्केट गवार गम के लिए एशिया पैसिफिक में बढ़ते दिखाई दे रहा है। और मैक्सिमम जो डिमांड आने वाला है वो फूड, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर हम नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की बात करें, सो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में जो गवार गम की पाउडर है उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जो कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में या ऑयल एंड माइनिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा होता है। अफ्रीका मार्केट की बात करें तो उसमें ज्यादा कोई डिमांड या कोई कंजम्पशन होते नहीं दिख रहा है। सो इट इज एज नेग्लिजिबल एज पॉसिबल। और लैटिन अमेरिका की अगर बात करें तो इसमें जो इस्तेमाल होता है वो फूड इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते दिखता है, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, जैसे कि चीज है या सॉसेज है या कोई सूप्स है या एनिमल फीड जो चारा बनाया जाता है या एनिमल प्राणियों को देने के लिए जो भी फूड बनाया जाता है चारा जैसे, उसी में भी गुआर गम का इस्तेमाल किया जा सकता है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो गवार मार्केट का बहुत ही अच्छा एक ट्रेंड आपको फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए दिखाई दे रहा है। और उसमें भारत का, मैंने जैसे आपको बताया, बहुत एक बड़ा स्थान वहां पे आपको दिखाई दे सकता है। अगर ओवरऑल हम एक और रिपोर्ट देखें जो कि मॉडर्न इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट है, सो 2020 में अगर हम देखें तो भारत में वापस एक बार सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। और भारत के पीछे आपको पाकिस्तान, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना ऐसे देश दिखाई देते हैं, मगर भारत का अगर हम देखें तो सबसे बड़ा यहाँ पे स्थान है इस गवागम की मार्केट में। दूसरी जगह अगर हम देखें तो ग्रोथ अगर 2021 से 26 का अगर हम ग्रोथ देखें तो इस रिपोर्ट के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 4.2 का सीएजीआर ये बता रहे हैं 2021 से 26 साल तक के लिए, जिसमें 2020 ये जो साल है उसे बेस ईयर लिया गया है। सो ये है थोड़ा गवार गम के बारे में आपको इंफॉर्मेशन पता होनी बहुत जरूरी है कि इस मार्केट में या इस कमोडिटी में या इस सेक्टर में या इस सेक्टोरल इंडेक्स में हम क्यों करें। सो ये सभी आपको गवार गम के बारे में या गवार सीड के बारे में पता होना जरूरी है कि इसकी जो डिमांड है ये बहुत ज्यादा आगे जाके बढ़ते दिखाई दे रही है। सभी अलग अलग जो रिपोर्ट्स हमने देखी है सभी प्रोजेक्शन बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है और सभी में आपको एक पॉजिटिव प्रोजेक्शन दिख रहा है। अभी हम अगर दूसरे इंडेक्स के बारे में बात करें जो कि सोइडेक्स है, जो गवारेक्स के बाद लॉन्च किया था एनसीडेक्स ने। सो सोइडेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको 3 सीरीज दिखाई देती है जो कि नियर, मिड और फार सीरीज है। इसमें भी अगर आप प्राइस मूवमेंट देखें तो आपको ₹1 की प्राइस मूवमेंट ऊपर और नीचे की तरफ होते दिखाई देती है जो कि टिक साइज है। यूनिट ऑफ ट्रेडिंग भी यहाँ पे एक जो मार्केट लॉट है वो 100 यूनिट्स का रखा गया है। इसकी जो ट्रेडिंग है ये मंडे से फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 से रात 9 बजे तक की जाती है। और इसमें भी आपको कैश सेटलमेंट की जाएगी, जो सेटलमेंट के दिन पर या एक्सपायरी डे पे जो भी 5 बजे की प्राइस होगी उस हिसाब से इसकी जो कैश सेटलमेंट है वो की जाएगी। इसमें भी आपको इनिशियल मार्जिन जो है जैसा गवारेक्स में था वैसे ही सोएडेक्स में भी आपको 10% का, 10% का इनिशियल मार्जिन रखा गया है। अगर आगे जाके देखें तो इसकी जो कंपोनेंट्स है इसमें भी आपको 2 कंपोनेंट्स दिखाई देंगे, जिसमें एक रॉ मटेरियल है जो सोयाबीन है और दूसरे जगह जो है वो प्रोसेस्ड है या एक डेरिवेटिव उसका कहा जा सकता है जो है रिफाइंड सोया ऑयल। सो सोयाबीन रॉ मटेरियल होने की वजह से कंपोनेंट 69% का रखा गया है और 31% का थोड़ा सा प्रोसेस्ड है। सो रिफाइंड सोया ऑयल को 31% का कंपोनेंट रखा गया है।
सोइडेक्स के बारे में अगर ये दोनों कंपोनेंट्स की परफॉर्मेंस देखें तो अप्रैल 20 से मार्च 21 तक वापस एक बार एक क्लियर पॉजिटिव ट्रेंड आपको इसमें दिखाई दे रहा है। बीच बीच में ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी तो दिख ही रही है आपको, मगर एक ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड आपको पिछले एक साल में अप्रैल 20 से लेके मार्च 21 तक आप इसमें देख सकते हो। आगे अगर हम बात करें तो वापस एक बार पॉपुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें आता है वापस एक बार इस इंडस्ट्री के लिए। अभी जैसे हमने गवार के बारे में बात की वैसे ही थोड़ा सोया के बारे में या सोयाबीन के बारे में बात करेंगे कि इस मार्केट का क्या महत्व है, या इस कमोडिटी का क्या महत्व है, या इस कमोडिटी में या इस सेक्टोरल इंडेक्स में हम क्यों इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहले अगर हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन जो होता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो है सोयाबीन मिल, जो कि 80% उसमें से निकल जाता है, और बाकी का जो बचता है 20% वो ऑयल बनाने के लिए या सोयाबीन ऑयल बनाने के लिए यूज होता है। सो जो मील इसमें से निकलती है वो उसमें से 97% ये एनिमल्स के लिए या एनिमल फीड के लिए यूज किया जाता है, और बाकी का जो 3% है वो फूड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जैसा कि सोया सॉस है या सोया मिल्क है या टोफू है जो एक पनीर के लिए ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट सोया से बनता है, वो सभी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए 3% का यूज होता है। अगर जो ऑयल निकलता है उसकी बात करें तो उस ऑयल का 68% इस्तेमाल वो फूड आइटम्स में होता है। जो सोयाबीन ऑयल लोग यूज करते हैं फूड खाना बनाने के लिए या जो भी प्रोडक्ट्स फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाने के लिए। 25% जो है वो पेट्रोलियम जैसे जो प्रोडक्ट्स है, बायोडीजल है या बायो हीट है, ये बनाने के लिए 25% का 25% का इस्तेमाल होता है। और 7% 60% जो बचता है वो इंडस्ट्रीज में अलग अलग चीजों के लिए, जैसे कि पेंट्स है या प्लास्टिक है या क्लीनर्स है, वो बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन जो है वो क्या कहती है, वो कहती है कि 65% लोग जो है, 65% लोग जो है पूरी दुनिया में, उनको लैक्टोज डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। अभी लैक्टोज यानी जो दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उनको दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स 65% जो दुनिया में लोग हैं वो दूध के रिलेटेड प्रोडक्ट्स को पचाने के लिए उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, और जो कि नॉर्मल है, जो बच्चों में भी आपको दिख सकती है या बड़ों में भी आपको दिख सकती है। और इन्हीं सब लोग जो है जो दूध रिलेटेड प्रोडक्ट्स का सेवन नहीं कर सकते या जिनको वो पचाने में या डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे लोग सोया की तरफ मुड़ते हैं। अभी ये सोया की तरफ क्यों मुड़ते हैं या सोया प्रोडक्ट्स की तरफ क्यों मुड़ते हैं, क्योंकि जो दूध में या दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में जो प्रोटीन्स है या जो भी विटामिन है वो सभी आपको ऑलमोस्ट वही प्रोपोर्शन में सोय प्रोडक्ट्स में या सोय में दिखाई देती है। इसीलिए ऑलमोस्ट दुनिया में 10 मिलियन केसेस हर साल निकलती है जिनको लैक्टोज यानी कि दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को सेवन करने में तकलीफ है, और ये सभी लोग धीरे धीरे करके सोया की तरफ या सोया प्रोडक्ट्स की तरफ मुड़ रहे हैं। दूसरी चीज जो सोए की तरफ लोगों को मुड़ने में कहीं ना कहीं आकर्षित कर रही है वो है उनका सेवन करने से जो हेल्थ बनती है या जो भी सेहत बनती है, ऐसे लोग। सो अगर दुनिया में बात करें तो जापानीज लोग जो ईस्ट एशियन कंट्री जापान है, वो जापानीज लोग बहुत ही फिट होते हैं। और ये फिट होने का एक कारण ये है कि वो उनकी डाइट अच्छी है, सब अच्छा है, वो तो है ही, मगर एक इसका रीजन ये कारण ये भी है कि उनके डाइट में उनके रोज के सेवन में कहीं ना कहीं उन लोग सोयाबीन का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से जो कि अभी वीगन डाइट निकल रहा है या जो भी नए नए प्रकार के डिमांड मार्केट में हेल्थ रिलेटेड आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे सोयाबीन के तरफ या सोय प्रोडक्ट्स की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दूध या लैक्टोज जिसे कहा जाता है उसका जो सेवन है वो लोग कम कर रहे हैं, और धीरे धीरे इसके तरफ से ऑटोमेटिकली उनकी जो जंप है और उनका जो ट्रांजिशन हो रहा है वो धीरे धीरे इन प्रोडक्ट्स की तरफ होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर ओवरऑल सोयाबीन की बात करें तो 2016 से 26 अगर वापस एक बार मॉर्डर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट देखे तो 21 से 26 तक अप्रोक्सीमेटली ये मार्केट 3.5% के सीएजीआर से बढ़ते दिखाई देता है। और वही अगर हम इंडिया में देखें अप्रोक्सीमेटली तो सोयाबीन की जो कंजम्पशन है
ये इंडिया में सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया जाता है। सबसे बड़ी इंपोर्ट अगर हम देखें सोयाबीन की ओवरऑल दुनिया में अगर देखें, तो सबसे जो बड़ा इंपोर्टर है वो है इंडिया, सोयाबीन ऑयल के लिए, सोयाबीन के लिए नहीं, सोयाबीन ऑयल के लिए। और उसके पीछे ही चाइना है। इंडिया में उसकी कंजम्पशन बहुत बन रही है सोयाबीन ऑयल के लिए, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, जो कि अगले स्लाइड में अभी आने वाला है। सो सोयाबीन ऑयल की अगर हम बात करें तो इसमें आपको सीएजीआर ज्यादा दिखाई दे रहा है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, सोयाबीन में सीएजीआर दिख रहा है अप्रोक्सीमेटली 3.5% का, मगर ज्यादा जो डिमांड आती है वो है सोयाबीन ऑयल के लिए, जिसका सीएजीआर आपको दिख रहा है 5.78 पे। वापस एक बार मैं कहना चाहूंगा कि ये सभी हम प्रोजेक्शंस के लिए यूज कर रहे हैं, ऐसे होगा ही ऐसी कोई भी गारंटी नहीं है, मगर एक अंदाजा लगाने के लिए, एक अनुमान लगाने के लिए हम डेफिनेटली इसका इस्तेमाल तो न कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इंडिया में सोयाबीन की जो ऑयल की डिमांड है ये बहुत ज्यादा है, और इंडिया के यानी भारत के पीछे ही आपको चाइना एक बड़ा इंपोर्टर इस मार्केट के लिए या इस प्रोडक्ट या कमोडिटी के लिए दिखाई देता है। दूसरी जगह अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो इसमें अगर एक अंदाजा लगाए हम 2029 तक के साल के लिए, अभी ये सभी जो मैं आपको चार्ट्स दिखा रहा हूं ये यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के रिपोर्ट से लिया गया है। ये बहुत ही एक आधुनिक रिपोर्ट है जिसमें आपको एक 2029 साल के लिए, 2029 साल तक की आपको एक प्रोजेक्शन या फोरकास्ट इसमें दिखाई गई है। ओवरऑल इसकी जो एक्रिएज है या जो उगाने की जो जमीन है या जो भी इसका एरिया है, ये आपको एक बढ़ते दिखाई दे रहा है, और इसमें आपको इंडिया भी एक अपवर्ड ट्रेंड पे ब्लू लाइन में आपको दिखाई दे रहा है, उसमें भी आपको एक इंक्रीजिंग या एक पॉजिटिव अपवर्ड ट्रेंड इसमें भी आपको देखने मिल रहा है। अगर सोयाबीन की कंजम्पशन की बात करें, सोयाबीन की बात करें, तो सोयाबीन की कंजम्पशन आपको सबसे ज्यादा जो है वो चाइना में दिखाई देती है। उसके पीछे ही आपको यूनाइटेड स्टेट्स, अर्जेंटीना, ब्राजील और यूरोपियन यूनियन, ये सभी रीजन्स आपको दिखाई देते हैं। पर कैपिटा कंजम्पशन की बात करें कि एक एक फैमिली की या एक एक इंडिविजुअल की कंजम्पशन की अगर बात करें, तो इसमें भी आपको ये एक अपवर्ड ट्रेंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि एक पॉजिटिव इंपैक्ट आपको इसमें दिखाई दे रहा है। अगर नेट ट्रेड की बात करें सोयाबीन मार्केट की, तो मिलियन मेट्रिक टन्स में अगर 2029 का अगर हम प्रोजेक्शन लगाए, तो भारत में आपको ज्यादा कुछ इसमें डिमांड या कंजम्पशन या प्रोडक्शन नहीं दिखाई दे रही, मगर यूनाइटेड स्टेट्स हो या लैटिन अमेरिका हो या फिर एशिया पैसिफिक रीजन हो या फिर यूरोपियन रीजन हो, इसमें आपको कहीं ना कहीं इसकी एक इंपैक्ट जरूर दिखाई देती है। अगर ओवरऑल हम इसका प्राइस देखें कि 2006 से लेके 2020 तक इसकी प्राइस कितनी बड़ी है इंटरनेशनल मार्केट्स में, तो अप्रोक्सीमेटली वापस एक बार मैं फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशंस का है, उसका जून 21 का रिपोर्ट इसके लिए मैंने रेफर किया है आपको ये डेटा दिखाने के लिए। सोयाबीन की बात करें तो एक अपवर्ड ट्रेंड आपको 2006 से अप्रोक्सीमेटली 2013-14 तक दिख रहा है, और फिर वापस एक बार धीरे धीरे नीचे आते दिखाई दे रहा है। और उसी तरह आपको एक सेम इंपैक्ट सोयाबीन ऑयल में भी दिख रहा है, मगर जो ग्रोथ है सोयाबीन ऑयल की वो कंपैरेटिवली सोयाबीन से ज्यादा दिखाई दे रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत में, इंडिया में सोयाबीन का ज्यादा या सोयाबीन ऑयल का रादर ज्यादा इंपैक्ट होते दिखाई देता है। अगर हम 2020 से लेके, मतलब जनवरी 2020 से लेके मई 2021 तक का डेटा देखे प्राइस का, तो वापस एक बार आपको एक क्लियर प्राइस का अपवर्ड ट्रेंड आपको दिखाई देगा। और वही दूसरी जगह अगर हम सोयाबीन ऑयल का देखें, तो उसमें भी आपको एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाई देगा, मगर कंपैरेटिवली जो ग्रोथ दिखाई दे रही है वो ऑयल में यानी कि सोयाबीन ऑयल में ज्यादा आपको दिखाई देती है। मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूं कि ये दोनों ही प्रोडक्ट्स को आप अपने पोर्टफोलियो में रखने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स का, पर्टिकुलरली सोयाबीन ऑयल का, जो रिफाइंड सोयाबीन ऑयल है, उसका इंडिया में ज्यादा इंपैक्ट आपको सोयाबीन से दिखाई देता है। मगर सिर्फ ऑयल पकड़ के चल नहीं सकते, बिकॉज अल्टीमेटली रॉ मटेरियल तो सोयाबीन से ही आता है। इसीलिए दोनों को साथ में मिलाकर सोइडेक्स का एक इंडेक्स बनाया गया है, जो कि आप एक ही साथ में दोनों की आप एक्सपोजर ले सको। और आखिर में अगर हम प्राइस कोरिलेशन देखें, अगर रिफाइंड सोयाबीन ऑयल एनसीडेक्स का,
और सीबॉट यानी कि शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, जो यूनाइटेड नेशंस का एक कमोडिटी एक्सचेंज, यूनाइटेड स्टेट्स का सॉरी कमोडिटी एक्सचेंज है, वो अगर हम देखें तो उसमें भी आपको एक पॉजिटिव कोरिलेशन दिखता है 2020 और 2021 में, इन महीनों तक। सो इसमें भी आपको एक पॉजिटिव कोरिलेशन दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीजें आपको इन कमोडिटीज के बारे में इन्वेस्ट करने की ओर से आपको एक इशारा या एक पर्टिकुलर आपको एक डायरेक्शन देने की कोशिश कर सकते हैं। आखिर में आपको कौन सी चीजें करनी है और कौन सी चीजें नहीं करनी है, ये एज एन इन्वेस्टर पता होनी चाहिए। इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं अभी आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करें कैपिटल मार्केट्स में, फिर वो कमोडिटी मार्केट्स हो या इक्विटी मार्केट्स, कोई भी मार्केट्स हो, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें उसके बारे में पूरी तरह आप सबसे जानकारी पाने की कोशिश करें। वो जानकारी आपको सेबी की वेबसाइट पर या एक्सचेंज की वेबसाइट पर उनके सर्कुलर्स के द्वारा आपको मिल सकती है। आप जो भी ट्रांजैक्शंस करें वो एक एक्सचेंज रजिस्टर्ड मेंबर के थ्रू ही करें। आपकी पूरी केवाईसी जो है वो पूरी तरह कंप्लीट करें। सभी रिस्क के बारे में, जो भी जोखिम है उनके बारे में आप पूरी तरह समझे। वो जोखिम लेने की आपकी तैयारी है या नहीं उसको भी आप समझे, और उसके बाद ही आप अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो करें। हमेशा कोई भी ट्रांजैक्शन करने के बाद आपका जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है या जो रिसीट है या बिल है, वो आपको मिल रहा है कि नहीं उसका भी आप ध्यान रखें, क्योंकि वो मिलना आपका हक है। इट इज योर राइट एज एन इन्वेस्टर टू गेट इट। सो टाइम टाइम पे, समय समय पर जो भी आपको मार्जिन भरनी है या रिसीव करनी है, या मार्क टू मार्केट जो डेली आपकी नोशनल कैलकुलेशन और सेटलमेंट होती है पोजीशंस की, वो भी आपको कंटिन्यूअसली देखनी है। मार्केट से जुड़े रहें आप। मार्केट के बाहर जाके कोई भी ट्रेडिंग ना करें, जैसे कि डब्बा ट्रेडिंग है या ऑफ मार्केट ट्रेड्स है, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा आपको रिस्क दिखाई देगी। हमेशा अपना जो होल्डिंग स्टेटमेंट है या जो भी अपना डीपी होल्डिंग है वो कंटिन्यूअसली आप मॉनिटर करते रहे, ताकि कोई भी फ्रॉड होने की चांसेस ना हो। सो वो कंटिन्यूअसली आपको क्या खरीद रहे हो, क्या सेल कर रहे हो, वो कंटिन्यूअसली डीपी में आपको वैसे इंपैक्ट होते दिखाई दे रहा है कि नहीं, वो भी आप चेक करने की कोशिश करें। कैश में कोई भी ट्रांजैक्शन कैपिटल मार्केट्स में ना करें, बिकॉज वो बैन की गई है। सो आप चेक के द्वारा या डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा, या अगर ऑनलाइन कोई आपके लिए जैसे कि सहूलियत दी गई है, एनईएफटी है, आरटीजीएस है, उसके द्वारा ही आप अपनी ट्रांजैक्शंस करें। और हमेशा याद रखें कि कोई भी प्रोडक्ट जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो कोई भी प्रोडक्ट बिना रिस्क के नहीं आता। सो कौन सी चीजें आपको नहीं करनी है वो याद रखना है, कि जैसा मैंने आपको कहा, ऑफ मार्केट या डब्बा ट्रेडिंग जैसी की ट्रांजैक्शन से जो ऑफ मार्केट होती है उसमें आप ना जाए। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर आप उसका अभ्यास ना कर पाओ, उसकी आप एनालिसिस या स्टडी ना कर पाओ, तो कोई भी जिसको आप चाहे, जिसमें आप ट्रस्ट करें, ऐसे कोई एक्सपर्ट्स को उसके बारे में पूछे, पूरी जानकारी मिलने की, पाने की आप कोशिश कीजिए। हमेशा याद रखें कि जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट नोट ले रहे हो या जो कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको भेजा जा रहा है, उसके ऊपर प्रॉपर साइन की गई है या नहीं। बहुत से बार एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या ई साइन की जाती है, डिजिटल सिग्नेचर की जाती है, वो भी फाइन, मगर वो है या नहीं वो भी आप चेक करें, बिकॉज बिना साइन की गई या डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट नोट्स शायद फ्रॉड हो सकती है। सो हमेशा ये सभी चीजों के बारे में आप समझे। जहां पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, वापस एक बार कहना चाहूंगा कि वहां पर रिस्क कोई ना कोई तो होता ही है। वो रिस्क हम शून्य या जीरो तो नहीं कर सकते, मगर वो कम करने की कोशिश एसेट एलोकेशन करके हम जरूर कोशिश कर सकते हैं। सो जैसा मैंने आपको बताया, इंडिविजुअल कमोडिटीज के साथ ही आप जो इंडाइसिस है उसके द्वारा आपकी एक बहुत अच्छी डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकती है। वो करने की आप कोशिश जरूर कर सकते हो। और याद रखिए, जहां पर आपको ज्यादा इंटरेस्ट, या इस प्रोडक्ट में तो इंटरेस्ट नहीं है, मगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते वक्त जहां पर आपको ज्यादा इंटरेस्ट या प्रॉफिट या रिटर्न्स दिखाई दे, हमेशा याद रखिए कि उसमें उतनी ही ज्यादा रिस्क भी होने वाले हैं। सो वो रिस्क आपको लेनी है या नहीं, ये पूरी तरह से समझे, सोचे, और उसके बाद ही उसमें आप इन्वेस्ट करें। और कोई भी आपको मदद लगे तो मैं जैसा आपको बताया कि कोई भी एक्सपर्ट्स को या जिनको आप ट्रस्ट कर रहे हो, उन लोगों को आप पूछ कर उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि आपकी जो बचाए हुए पैसे हैं, जो बचत किए हुए पैसे, हार्ड एंड मनी जो है, वो कहीं भी लॉस की तरफ ना जाए।
ना हो, इसीलिए ये सभी आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी है, इनको आपको समझना है, और उसके बाद में ही आपको अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करना है। कोई भी रूमर्स पे विश्वास ना करे, जो भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे वो इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करे। व्हाट्सएप जैसी चीजों पर बहुत से आपको इंफॉर्मेशन आती है, वो सच है या नहीं वो पहले चेक करें। कोई भी आंख बंद करके या कान बंद करके कोई भी चीजों पर विश्वास ना करें, बिकॉज वो शायद रूमर्स भी हो सकती है। सो इन सभी चीजों का आप ध्यान रखें, और इस तरह से आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छी तरीके से आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो। थैंक यू। मेरी तरफ से आपको जो बताना था वो बता के हो गया है। अभी हम पहले पुनीत जी की तरफ जाते हैं, और फिर आपके कोई भी सवाल होंगे तो वो सवाल ले सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं अमोक सर का। अ, आज का जो हमारा सेशन रहा है, आई होप कि अमोघ सर ने जितना भी हमें जानकारी देने की कोशिश की है वो सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स को समझ में आई होगी। और यदि हमारे पार्टिसिपेंट्स के कोई प्रश्न है तो वो हमसे चैट बॉक्स में लिखकर भी हमें दे सकते हैं, या फिर अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं और अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अ, यदि हमारे पार्टिसिपेंट्स के जैसे कोई प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो एग्री कमोडिटी में जो कमोडिटी इंडाइसेस हैं वो एक बहुत ही सेफ गार्डेड टूल्स हैं। आपके इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से अगर आप देख लें, आपको हेजिंग के दृष्टिकोण से यदि आप वैसे बात कर लें, या फिर कोई भी और चीज़ अपॉर्चुनिटी के दृष्टिकोण से अगर आप बात कर लें, और सबसे मेन बात जो कि कमोडिटी में जो आती है, जो लोग इस चीज़ को जानते हैं तो उनका हमेशा ये इशू रहता है कि मार्जिन्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। बट एज अगेंस्ट अगर आप देखेंगे अंडरलाइन या फिर ऑप्शंस के बजाय अगर आप इंडाइसेस में ट्रेड करते हैं तो आपको ऑप्शंस में भी सहूलियत मिलती है, प्लस आपके जो ट्रेड्स होते हैं वो कैश सेटल्ड होते हैं, और जो आप एक्सपोजर ले पाते हो वो एक बड़े पैमाने पर ले पाते हो, और आपको एक बिगर पिक्चर की तरफ आप जाते हो, तो अल्टीमेटली आपका जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा लेवल तक कम हो जाता है। तो जो कि एक सेकेंडरी मोटिव है किसी भी एक्सचेंज का या किसी भी मार्केट प्लेस का, कि आपका जो प्राइस रिस्क है वो मैनेज होना चाहिए, तो इंडाइसेस इज द वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट प्रोडक्ट्स दैट आर बीइंग अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म। तो यदि कोई प्रश्न नहीं है तो अमुक सर अगर आप कुछ और वैल्यू एडिशन करना चाहें। कुछ नहीं पुनीत, मेरी तरफ से जो भी कहना था वो ऑलरेडी कह चुका हूँ। कोई प्रश्न होंगे तो जरूर हम ले सकते हैं सर, या फिर आई थिंक वी कैन वाइंड अप। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम वाइंड अप कर सकते हैं, यदि किसी का प्रश्न है तो वो अपने आप को अनम्यूट करे और पूछ सकते हैं। Hello, am I audible? या हेलो, यस यस यू आर Hello, ऑडिबल। sir. Yeah, this is Gautam here. I just want to ask you how to. I have completed my BSc Agriculture and currently doing MBA Finance. So, and I'm interested in agriculture commodities. So, I just want to ask you to how to start my career in agriculture commodities. ओके ओके गौतम, तो बेसिकली आपने जैसा कहा है ये थोड़ा हमारे टॉपिक से हट के क्वेश्चन है, बट फिर भी आप एक स्टूडेंट है और अभी आपने पास आउट करा है, तो फिर भी मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ और इसमें इसका आंसर भी करूँगा। बेसिकली तो आप जो भी ट्रेड से रिलेटेड है, एग्री कमोडिटी से ट्रेड से रिलेटेड जितना मटेरियल आपको एनसीडीएक्स की साइट पर अवेलेबल है वो आप एक बार उसे थोड़ा सा पढ़ ले, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया आ जाए कि एग्री कमोडिटीज में किस तरीके से पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, क्या वैल्यू चेन रहता है, किस तरीके से मैकेनिज्म वर्क करता है स्पॉट और फ्यूचर्स का। और उसके बाद कई सारी फर्म्स हैं
जो कि सिमिलर मैकेनिज्म पे वर्क करती है या फिर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो जैसे एनसीडीएक्स एक एक्सचेंज है, तो बहुत सारे जो मल्टीपल एवेन्यूज कमोडिटी मार्केट में हैं, तो उसे आप टैप कर सकते हैं अपने जो आपका जो भी आपका फोटे है या फिर जो भी आपको ठीक लगता है आपके कैलिबर के हिसाब से। तो उस पर्टिकुलर सेक्टर की स्ट्रीम में आप एंटर कर सकते हैं। जैसे फिजिकल में भी ब्रोकरिंग फर्म्स होती हैं जो कि एमबीए पर्सनल्स को हायर करते हैं। उसके बाद कई कई मिल्स होती हैं या फिर कई या ऑयल मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स होती है, जैसे आईटीसी, अदानी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, who hires people who are into trades or have some kind of knowledge of agri commodity. So this is all. So you can just check the material on the NCDX platform and you can learn the mechanism, and then you can, uh, plan out things. I hope, Gautam, I have answered your question. Yes, sir. Thank you so Yeah, much. yeah. तो यदि हमारे पार्टिसिपेंट्स का कोई और प्रश्न नहीं है, तो अमोक जी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने भी वक्त निकाला और आज हमारे स्पीकर बनकर आए। सारे अपने पार्टिसिपेंट्स का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो अंत तक हमारे साथ बने रहे। आशा करता हूं कि आज का जो वेबिनार है वो आपको समझ में आया होगा और आप इस वेबिनार के माध्यम से एक सूझबूझ से परिपूर्ण जो इन्वेस्टमेंट है वो प्लान कर पाए। एनसीडीएक्स आपके लिए ऐसे ही वेबिनार की सीरीज लाता रहता है। आप हमेशा एनसीडीएक्स की वेबसाइट को चेक करें ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग से वेबिनार्स जो हैं वो उसकी जानकारी जो है वो आपको मिलती रहे। और साथ ही मैं ये निवेदन करूंगा अपने सारे पार्टिसिपेंट्स से कि अपने जो आसपास के जो आपके ग्रुप्स हैं, जो कमोडिटी से रिलेटेड लोग हैं, कमोडिटी ऐसी चीज़ है कि हमारे डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं वो यूज़ होती है। तो कोई भी हो तो उसे आप शेयर करें ताकि उसे कमोडिटी मार्केट का ज्ञान मिलता रहे। इसी के साथ थैंक यू अमोक सर, इट्स बीन अ वेरी फाइन वेबिनार इफ आई कुड से, एंड आई होप विल मीट टू आवर पार्टिसिपेंट्स सून। थैंक यू सो मच। या सभी का धन्यवाद। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू पुनीत। थैंक यू।